हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिमालयी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो पहला रिवर हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य प्रकार की जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है अफवाह तंत्र, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अफवाह तंत्र होता क्या है? तो अफवाह तंत्र का जो तात्पर्य है वो सतही जल के प्रवाह की प्रणाली से है। ठीक है, जो मुख्य रूप से नदियों और घाटियों के रूपों के माध्यम से होता है। ठीक है, यह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो यह अपवाह तंत्र जो है वो भूमि के ढलान पर निर्भर करता है। भूगर्भीय संरचना मतलब वहाँ पे पृथ्वी की कैसी संरचना है, वहाँ पे उसका क्या शेप है, उस पर डिपेंड करता है। जल की मात्रा वहाँ पे कितना मतलब जल है, उसी हिसाब से वो कितना गति करता है, इन सब कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है दीक्षानुमा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्रेटिक्स ड्रेनेज पैटर्न। दूसरा होता है जालीनुमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तीसरा होता है अरिया या अपकेंद्री, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और चौथा होता है अविकेंद्री, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब विश्व का जो सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है वो अमेजन नदी का है, और भारत का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन था गंगा नदी का। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है। हम लोग आगे चलते हैं। अब डेंड्रेटिक पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यह सबसे सामान्य अपवाह है। ठीक है, पेड़ों की शाखाओं वाली जड़ों जैसा प्रतीक होता है। अब जैसे देखिए, कोई ड्रेनेज पैटर्न ऐसा दिखे आपको, कोई ऐसा यहाँ यहाँ पे कोई नदी आके मिल रहा है, यहाँ पे कोई नदी आके मिल रहा है, कोई नदी यहाँ पे आके मिल रहा है, ऐसे जो है ये इसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षानुमा अपवाह डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये देखिए डेंड्राइट्स जैसे लग रहा है, आप लोग न्यूरॉन्स पढ़ेंगे उसमें डेंड्राइट्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये इसमें जो सारी जो नदियाँ हैं वो 90 डिग्री से कम पे क्रॉस करती है। जैसे ये देखिए, ये जो 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये इनकी जो धाराएं हैं 90 डिग्री से कम पे मिलती है। ठीक है, इनका जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं आप सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब गंगा नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न देखिएगा ऐसे देखिए, कुछ नदियाँ इधर से मिल रही हैं, कुछ नदियाँ इधर से मिल रही हैं, तो वो डेंड्राइटिक पैटर्न शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जालीनुमा मतलब ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो यह अपवाह तंत्र तब बनता है जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो जो कोई सहायक नदियाँ आ रही है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है, तो जालीनुमा अपवाह तंत्र बनता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। यह अक्सर वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुलायम चट्टानों समानांतर होती है। ठीक है, जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर होती है वहाँ पे ये ड्रेनेज पैटर्न बनता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो छोटा नागपुर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है, जैसे दामोदर नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये सब जालीनुमा। सिंधु नदी वो डेंड्रेटिक भी शो करती है और ट्रेलिस भी शो करती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र। ठीक है, इस प्रकार का अपवाह तंत्र धाराओं और नदियों का ऐसा पैटर्न होता है जो किसी केंद्रीय उच्च बिंदु या पहाड़ी या चोटी से बाहर की ओर फैलता है। अब जैसे देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलती है नदियाँ वो अक्सर यह पैटर्न शो करती हैं। अब मान लीजिए ऐसे कोई पहाड़ है, वहाँ से कुछ नदियाँ इधर की ओर निकल रही है, कुछ इधर की ओर निकल रही है, कुछ इधर की ओर निकल रही है, कुछ इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, यह अक्सर अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ शो करती है, जैसे नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी, ये सब नदी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अविकेंद्रीय अपवाह तंत्र, सेंट्रिपिटल पैटर्न। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह जो हम लोग रेडियल पढ़े उसके ठीक विपरीत होता है। वो कोई जगह से वहाँ निकल रहा था चारों ओर, और यहाँ चारों ओर से जाकर कुछ जगह पे मिलेंगे। ठीक है, ये वो नदियाँ। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेन चीज़ है ये लोकटक झील, इसका मेन उदाहरण है जहाँ के आसपास की पहाड़ियों से नदियाँ पर इस झील में गिरती है। जैसे यहाँ से कुछ नदियाँ आ रही है, यहाँ से कुछ नदियाँ आ रही है, सब एक जगह आकर मिल रही है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम जाते हैं, हिमालयी नदी प्रणाली। ठीक है, इनका जल का स्रोत क्या होता है? तो ये देखिए, वर्षा से भी मतलब अपना जल पूर्ति करते हैं, और ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं उनसे इनका जल पूर्ति होता है। ये नदियाँ 12 मासी होती है, मतलब 12 महीना चलती है। ठीक है, इनका प्रकृति जो होता है हमारे का वो बहुत लंबा होता है। या पर्वतों को काटकर गॉर्ड्स बनाते हैं, वी वैली बनाते हैं, मतलब वी वैली जो होता है, सो वी की घाटियाँ कहते हैं, वो बनाती है। ये नदियाँ अपने युवावस्था में इरोजन करती है। ठीक है, युवावस्था में इरोजन करती है, मतलब कुछ जो है मिट्टी का कंकड़ वो अपना काट के कहीं से लाएगी और कहीं पे छोड़ देगी, निक्षेपण उसको बोलते हैं, डिपोजिशन करती है। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब जब वो कोई समुद्र में मिलेगी उसके पहले बहुत सारा डिपोजिट कर देगी, उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। हम लोग अभी सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। देखिए सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल होता है वो खाचू ग्लेशियर जो तिब्बत में है, कैलाश पर्वत से। ठीक है, यह मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है, यह भारत में लद्दाख दमचुक से प्रवेश करती है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच में बहती है। आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांस हिमालय जो है उसका 3 पार्ट होता है, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो बहती है वो श्योक नदी होती है। ठीक है, और जो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है वो सिंधु नदी होती है। ठीक है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तिब्बत में इसे सिंगी खमार के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शेर का मुंह। ठीक है, ले शहर सिंधु नदी के दाएं तट पे बसा हुआ है। ठीक है, ले शहर के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु के दाएं तट पे है, और जो बाएं तट से इसको मिलती है सिंधु नदी को वो नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और दाएं तट से जो मिलती है वो श्योक है, गिलगित है, हुंजा और काबुल। ये सारी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जो कुछ नदियाँ बाएं तट से मिल रही है, कुछ दाएं तट से मिल रही है। तो हम लोग का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? उनमें से कुछ नदियाँ बाएं तट की दे देगी, एक दाएं तट की दे देगी, या कुछ नदियाँ दाएं तट की दे देगी, उन्हें एक बाएं तट की दे देगी। आप उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, इनमें जो हम लोग तथ्य याद रखना है वो ये वाला रखना है, आपको ये वाला तथ्य आपको याद ही रखना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंधु जल संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। ये 1960 में होता है। इसका जो अध्यक्षता करता है वो करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कहाँ पे होता है? कराची में होता है। मतलब जो किन किन के बीच में होता है? उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान। ये फैक्ट पूछता है दोस्तों। सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो तीनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, यह संधि नदियों को दोनों देशों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है? पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियों में विभाजित करता है। ठीक है, पश्चिमी नदियाँ जैसे कि सिंधु नदी कुछ ऐसे आती है, तो इसमें से कुछ पश्चिमी नदियाँ हैं और कुछ पूर्वी नदियाँ हैं। पूर्वी नदियाँ कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, तो पश्चिमी नदियों में जो आती है वो झेलम, चिनाब, सिंधु आती है। तो इनका जो 80% जल है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत उपयोग करेगा। ठीक है, और पूर्वी नदियाँ का जो 80% जल है, जो पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज है, उनका 80% भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। आप लोग ये जो 5 नदियाँ हैं इन सबको कहते हैं हम लोग
पंचनद। और आप लोग बताइएगा पंचनद में सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये सिंधु जल समझौता जो था, जो 2025 में पहलगांव हमला हुआ था, उसके बाद इसको निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। अब दोआब और पंचनद को देखते हैं। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, जो दो नदी के बीच में जो क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे मगध के बारे में, सोन और गंगा के बीच में था, तो ये बहुत उपजाऊ था, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या पहले में बहुत ज़्यादा बढ़ी और यहाँ पे लोहा और हाथी बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे शासन करना आसान हुआ। तो ये कृषि मतलब उपजाऊ भूमि के चलते, तो ये जो दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, ठीक है। देखिए अब दोआब, ये जो 5 नदी इसमें 5 दोआब बनते हैं। सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब बनता है उसे सिंधु सागर दोआब कहता है, ठीक है। झेलम और चेनाब के बीच जो दोआब बनता है उसको जेठ दोआब कहते हैं। अब देखिए झेलम साहब ऐसे लिखा था, झेलम, ठीक है। चेनाब ऐसे लिखा था, जे उठा लीजिए और जेठ बना, जेठ दोआब बना, ठीक है। चेनाब और रावी रचना, राव उठा लीजिए, चा उठा लीजिए, रचना बना, ठीक है। रावी और व्यास से वारी उठा लीजिए, वार उठा लीजिए और राव उठा लीजिए, वारी, ठीक है। विष्णु दोआब व्यास और शतला से विष्णु, व और शत याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पंचनद, 5 नदियों का एक संगम है, ठीक है, जो पाकिस्तान में खानकोट में सिंधु से मिलता है, उसको पंचनद कहते हैं, ठीक है। ऐसे पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहते हैं, तो वही 5 नदियाँ यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा है दोस्तों चेनाब। नेक्स्ट, और आप लोग बताइएगा चेनाब कहाँ से निकलती है। चलिए झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है विदिस्ता, क्या नाम, विदिस्ता, ठीक है। यह फिर पंजाब पर्वतमाला के तल पर स्थित वेरीनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह अपनी मतलब जो मेंडरिंग है विसर्जन के लिए जाना जाता है, मतलब ऐसे करके चलती है, इसीलिए ये झेलम नदी जाना जाता है। बूलर झील जो है वो इसी से अपना पानी प्राप्त करता है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत, ठीक है। झेलम को कश्मीर में ब्यास के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीक भाषा में इसको हाइडेस्पिस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को पता होगा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था, ठीक है। अब अतिरिक्त तथ्य आप लोग याद रखिएगा, किशन गंगा जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चेनाब नदी। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अश्विनी। अब देखिए एक कभी कभी कंफ्यूज करता है, आप लोग सीधे याद रखिएगा, चेनाब से अश्विनी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा नदी दर्रा है उसके पास, ठीक है। यह लाहौल घाटी के टांडी में 2 जलधारा चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। चंद्रा और भागा याद रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अभी आपको बताया था। जल की मात्रा के आधार पर देखिए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चेनाब रेल ब्रिज मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक का हिस्सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर, लंबाई है 1315 मीटर, ठीक है। इन पर जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो बहुत ही प्रमुख है। दो हस्ती है, बगलीहार है, सलाल है। आप लोग को ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रावी नदी और यहीं पे हम लोग व्यास नदी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी या इरावती से कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग नदी से निकलती है, ठीक है। यह सीमा पर नदी मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। या पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग और धौलाधर पर्वतमाला के बीच बहती है, ठीक है। इस नदी पर रंजीत सागर बांध है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस नदी पर रंजीत सागर बांध है, जिन्हें थिन बांध भी कहा जाता है, ठीक है। इसी नदी पे स्थित। तो हम लोग व्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं। रावी से आप लोग पुरुषनी या इरावती याद रखिएगा और व्यास से विपाशा सुनने में सेम लग रहा है, या इसको अर्जिका भी कहते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। यह पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है, मतलब पंचनद में यही एकमात्र नदी है जो केवल भारत में बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यह हर के पंजाब नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। ये सतलज से मिल जाती है, सतलज की सहायक नदी भी है। इस नदी में प्रसिद्ध पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर के नाम से इसे जाना जाता है। स्थित है इसी नदी में स्थित है पोंग बांध। आप लोग याद रखिएगा पोंग बांध को क्या नाम से जाना जाता है, तो महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग लास्ट रिवर के बारे में पढ़ते हैं, जो है कि सतलज रिवर। सतलज का प्राचीन नाम है सतलुज, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, राकसताल जो झील है, ठीक है, उससे निकलती है। तिब्बत में से लांगचेन जांगो के नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी से काटती हुई सिपकिला दर्श, मतलब आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा दर्रा, सिपकिला, माना, नीति, बाग, ये सारा दर्रा, उसमें सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं, ठीक है। सिंधु नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए हम लोग चेनाब नदी के बारे में पढ़े थे, वो क्या था, वो पानी के मामले में सबसे बड़ा नदी था। ये सबसे लंबा नदी है, सबसे लंबा, ठीक है। जो सिंधु जो नदी तंत्र है, कुआं तंत्र है, उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो सतलज, जो पंचनद का जल लेकर सिंधु में मिलती है, ठीक है। इसमें प्रमुख सिंचाई व विद्युत परियोजना है जिसको वाका नंगल कहते हैं, इसी नदी पर है। विशाल जलाशय को मतलब इसके पीछे एक विशाल जलाशय है जिसे गोविंद सागर झील नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग नहीं छोड़ते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उसके लिए इंतजार कीजिएगा।